हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग आ जाओ, फिर अपन पढ़ लेते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करें। सोनिया मलिक, गुड आफ्टरनून। आप सर, आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं आपको पॉलिटी की क्लास में लास्ट टाइम तक सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट करवा चुका हूँ, संवैधानिक निकाय कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब हम आज जो पढ़ेंगे, आज से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकाय। चलिए पहले समझते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हिंदी में कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है। और गैर संवैधानिक जो निकाय होते हैं वो निकाय होते हैं जो भारत के संविधान में, जिनके वाली में कोई प्रोविजन नहीं होता। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि जो बॉडीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय जो होते हैं वो संविधान में उनका वर्णन होता है, और गैर संवैधानिक निकाय जो होते हैं संविधान में उनका वर्णन नहीं होता है। ठीक है, आ जाए इसमें। अब गैर संवैधानिक निकाय जो हैं वो दो हैं। कितने हैं? दो हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। हिंदी में कहते हैं इसको वैधानिक निकाय, या दूसरे भाषा में कहते हैं इसको सांविधिक निकाय। ठीक है। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज या वैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जो जो संसद के, यानी कि पार्लियामेंट के किसी लॉ या कानून से बने होते हैं। गैर संवैधानिक निकाय कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहले को बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय। वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय उन बॉडीज को कहते हैं जिनका वर्णन भारत के संविधान के किसी पर्टिकुलर, भारत के संसद के किसी पर्टिकुलर कानून से होता है। ठीक है। और दूसरा होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यकारी निकाय उन बॉडीज को कहते हैं जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के ऑर्डर से बनती हैं या राष्ट्रपति के आदेश से बनती हैं। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक्स्ट्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका है उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, और जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। दूसरा, अब ये कितने प्रकार के होते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? दो प्रकार के। पहला सांविधिक निकाय, वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी, ये वो होते हैं जो संसद के कानून से बनते हैं। और दूसरा कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये वो होते हैं जो राष्ट्रपति के ऑर्डर से बनते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया या नहीं? यहां तक आपको समझ में आ गया या नहीं? तो पहले अपन इसमें जो कंप्लीट करेंगे वो ये वाली बॉडी कंप्लीट करेंगे। कौन सी वाली? पहले जो कंप्लीट करेंगे वो ये वाली कंप्लीट करेंगे। इसमें हमको मेनली 5 बॉडी पढ़नी है। पहला पढ़ना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा पढ़ना है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। तीसरा पढ़ना है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। और दूसरा पढ़ना है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। और पांचवा पढ़ना है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि ये संसद के कानून से बने हैं, तो देखो ये जो दोनों बॉडी हैं
एनएचआरसी और एसएचआरसी ये बनी थी, मैं कानून के नाम वैसे तो आगे लिखाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से, संसद का कानून था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है। दूसरा, ये जो बॉडी बनी है दो, सीआईसी और एसआईसी, इनके लिए संसद का कानून था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है। और लास्ट वाली जो बॉडी है उसके लिए संसद ने कानून बनाया था, इस वाली लास्ट के लिए, इसका नाम था सीवीसी एक्ट 2003, सीवीसी अधिनियम, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। बताइए यहां तक समझ में आ गया? तो पहले अपन जो कंप्लीट करेंगे वो ये दो करेंगे, एनएचआरसी एंड एसएचआरसी, फिर अपन इन दोनों को पढ़ेंगे और फिर ये लास्ट वाली है। यहां तक समझ में आ गया? वैसे तो मैं जो चाहूं तो मैं एक ही चार्ट में इनको यहां से खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो चार्ट है इसका। कहाँ है? चल भाई ने कहाँ डाल दिया ये? पर्टिकुलर चार्ट है, मतलब इसी में डला है, कहाँ डला है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहाँ डाल दिया इन्होंने। और चल भाई ने कहीं डाल दिया, वो भी चले गया। ठीक है ना, मैं चाहूँ तो चार्ट से खत्म कर दूंगा, बट अभी नहीं, पहले अपन पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर मैं स्ट्रक्चर को आपको ये कौन है यार, ये बोल रहा है पीडीएफ सर है? भाई ये क्या पागल वागल हो भैया तो मेरे हैं? मैंने तुमको बोला तो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, ये क्या नाम है, रणवीर कुमार, मैंने बोला था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को चार्ट के माध्यम से कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, पूरे नोट्स लिखवाऊंगा, आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी है। फिर भी यार तुम अपना पीडीएफ पीडीएफ की धुन लगा, यहाँ होते ना शाम के देता कान के आगे रैपटा सब मिल जाती पीडीएफ इकट्ठे झटके में ही। पढ़ाई करा कर मेरे भाई, ठीक से पढ़ा कर, अच्छे से सुना कर, ठीक है ना? इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ, समझ में नहीं आती क्या? सिर पर तांडव करने की आदत पड़ गई है? कितना तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रटवा दी, क्यों नहीं रटवा दी मैंने एक ही चार्ट में, बताना आप मुझे। कितने बच्चे ऐसे हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रटी नहीं है अभी तक? तुमको इस चार्ट से मैंने समझाई कि नहीं समझाई सारी की सारी? क्या पीडीएफ लोगे इसकी तुम? सारे के सारे फंक्शन मैं याद करा दिए एक दिन में ही यार मैंने, लास्ट वाली में ही। ऐसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बॉडीज के करा दूंगा, फिर भी वो क्या कहते हैं, पीडीएफ चाहिए होगी ना, उसे गुट्टी बाल जीवन गुट्टी है ना, पी के याद करना होगा उसको। वो क्या यार, तुम कौन से स्कूलों में पढ़े हुए हो? आ जाए जरा भाई, अब चल। अब अपन कौन से, छोटा हो जा। अब अपन कौन सी तैयार करेंगे पहले? एनएचआरसी, अरे यार ये क्या है, एनएचआरसी और एसएचआरसी। तो अब आप पहले डालो, तुम मेरे हिसाब से कुछ मत डालो, मैं समझाता हूँ अपने तरीके से तुमको, है ना? आ जाओ, चलो। अब इधर देखना, आप तुम इधर देखना, लिखना नहीं कुछ भी, समझने की कोशिश करना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सुनो, भारत की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इस कानून के माध्यम से भारत में दो लेवल पर, पहला एट इंडिया लेवल, मतलब भारत के स्तर पर, और दूसरा एट स्टेट लेवल, मतलब राज्य के स्तर पर। मतलब पहली जो बॉडी बनी वो भारत के स्तर पर बनी, और दूसरी जो बॉडी बनी वो स्टेट के स्तर पर बनी। इसके माध्यम से दो बॉडी बनाई गई थी, ठीक है?
पहली जो बॉडी थी उसका नाम था, जो इंडिया लेवल पर बनी थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और जो दूसरी बॉडी थी उसका नाम था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब बताओ, इतने में कोई डाउट है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और दूसरा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? इतने में बताओ। चलें आगे। यार ये फालतू मैसेज वैसेज क्यों कर रहे हो? पढ़ो ना पहले यार, मैं बाद में जवाब दे दिया करूंगा ना सबके। तुम अभी मैसेज कर भी रहे हो, मैं पढ़ने में ही नहीं आ रहे, इतने जल्दी जल्दी भाग रहे हैं मैसेज, वो निकलते जा रहे हैं, मैं उनको पढ़ भी नहीं रहा। मैं उनको एंड में पढ़ूंगा, पहले टॉपिक तो पढ़ा लूंगा आपको बस। तो अभी तो तुम हाँ ना बोला करो। हाँ ना में क्या, बस छोटा छोटा लिखा आता है, यस नो दिखाई दे जाएगा। ये कथा सी लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रही है अभी। चले आगे, शुरू करूं? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हो तो? दो बॉडी बनी, ठीक है। अब मैं पहले दोनों के स्ट्रक्चर समझाने हैं कि इनमें कितने मेंबर होते हैं, कितने चेयरमैन होते हैं, इनका टेन्योर क्या है, दोनों को समझाना है। तो अब मैं यहां से आगे शुरू कर लूं, मतलब पहले एनएचआरसी शुरू करता हूं, फिर एसएचआरसी, दोनों को एक ही दिन में स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो अब पहले इतना उतारना है तो इतना उतार लो, आप पहले इतना कॉपी करना है तो आप इतना कॉपी कर लो 1 मिनट जल्दी। एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और एसएचआरसी का फुल फॉर्म है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। हो गया? आ जाओ। अब सुनो, अब एनएचआरसी के बारे में देखते हैं। मिटा देता हूं, मिटा नहीं रहा, छोड़ो इसको। अब एनएचआरसी के बारे में देखते हैं। देखिए गौर से देखना, अभी तुम कॉपी मत करना, वैसे मैं लिखवाऊंगा, लेकिन तुम अभी समझना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। देखो, एनएचआरसी में एनएचआरसी में एक चेयरमैन, दो गौर से सुनना, एक चेयरमैन प्लस 5 मेंबर प्लस सेवन 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 टेम्परेरी मेंबर होते हैं 7 अस्थाई अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो। एनएचआरसी में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और सात सात बोला है मैंने, 7 टेम्परेरी मेंबर यानी अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, अब पहले तो ये सुनते हैं कि ये 7 अस्थाई सदस्य कौन से हैं। 7 अस्थाई सदस्य देखते हैं कौन से हैं। पहले तो ये देखते हैं 7 अस्थाई सदस्य कौन से हैं। अब बात सुनना मेरी, तो उनका मतलब क्या है। जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये कभी भी नहीं हटते। ठीक है, मतलब ये इनका जो टेन्योर होगा तब तक अपने पोस्ट पर रहेंगे। लेकिन जो 7 टेम्परेरी मेंबर होंगे, ये जरूरत पड़ने पर बुलाए जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो इनको नहीं बुलाएंगे। मतलब अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनको फोन कर देंगे कि आज आ जाओ, मीटिंग हो रही है, और जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई जरूरत नहीं है, बुलाएंगे नहीं। अब ये 7 देखते हैं कौन है जो टेम्परेरी बंदे हैं। पहला पहला गौर से सुनना, चेयरपर्सन या अध्यक्ष, अध्यक्ष शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन याद हो जाएगा, अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इसकी मेंबर होंगी, टेम्परेरी मेंबर होंगी। ठीक है, दूसरा दूसरा फिर अध्यक्ष ऐसे ही नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की अध्यक्ष इसकी टेम्परेरी मेंबर होंगी। तीसरा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की जो चेयरपर्सन होंगे वो इसके मेंबर होंगे टेम्परेरी। चौथा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष इसके टेम्परेरी मेंबर होंगे। अगला, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इसके टेम्परेरी मेंबर होंगे। ठीक है, अगला, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट
बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे। बाल अधिकार राष्ट्रीय संरक्षण आयोग के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे। इंग्लिश में सुन लो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इतने हो गए। अगला अगला अध्यक्ष किसके होंगे, किसके, अगला सुनना, नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकलांगों के लिए बने आयोग के अध्यक्ष इसके टेम्परेरी मेंबर होंगे। अब आपको याद करने के तरीके देता हूं। इसमें 7 आयोग के अध्यक्ष इसके टेम्परेरी मेंबर हैं। 7 आयोग के, 7 आयोग में पहला है वुमेन महिलाओं वाला, दूसरा है शेड्यूल कास्ट, तीसरा है शेड्यूल ट्राइब, चौथा है ओबीसी बैकवर्ड, पांचवा है माइनॉरिटीज, छठवां है वो है चाइल्ड राइट बच्चों वाला, और 7वां जो है वो है विकलांगों वाला। देखो याद हो गया होगा, SC ST OBC 3 हो गए। दोबारा सुनो, SC ST OBC 3 हो गए। चौथा सुनो, महिलाएं 5वां सुनो, विकलांग 6वां सुनो, बच्चे, और 7वां सुनो माइनॉरिटीज। याद हो गए 7 के साथ। इन 7 के अध्यक्ष जो होंगे वो इनके इन 7 मेंबर में वुमेन का होना। अरे भैया मेरे चाचा, 7 के अध्यक्ष जो होंगे, जरूरी थोड़ी अध्यक्ष महिला भी हो सकती है, वुमेन भी होगी, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जो इसका अध्यक्ष होगा, महिला होगी तो महिला उसका मेंबर बन जाएगी, पुरुष होगा तो पुरुष उसका मेंबर बन जाएगा, टेम्परेरी मेंबर बन जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई आपको? दोबारा सुनो, यानी 7 आयोगों के अध्यक्ष जो होंगे वो इस NHRC के टेम्परेरी मेंबर बन जाएंगे। 7 के नाम सुनो दोबारा, पहला SC, दूसरा ST, तीसरा OBC, ठीक है, चौथा महिला, 5वां बच्चे। क्लियर हो गया? देखो SC ST OBC, महिला, बच्चे 5 हो गए, 6वां विकलांग और 7वां माइनॉरिटीज। इन 7 के जो अध्यक्ष होंगे वो ऑटोमेटिकली NHRC के टेम्परेरी मेंबर बन जाएंगे। 7 के नाम फिर दोबारा सुन लो, SC ST OBC। अरे 4 तो वही है जिनको रिजर्वेशन मिलता है मेरे भाई, 4 तो देखो रिजर्वेशन वाले ही हैं। कौन कौन से? SC ST OBC विकलांग हैंडीकैप, 4 तो यही हो गए। दिव्यांग है जिनको दिव्यांग नाम दे रहे हैं, 4 तो यही हो गए, SC ST OBC और हैंडीकैप या डिसेबिलिटीज वाले, 4 हो गए। फिर देखो घर में सब तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? महिलाएं और बच्चे, सही है? बहन, दीदी आपकी या मम्मी, एक हो गई महिलाएं, और छोटे 250-250 ग्राम के पिल्ले मतलब बच्चे, 2 हो गए। 4 और 2 7, कितने बचे? माइनॉरिटीज। 7 पूरे हो गए। क्लियर हो गया? माइनॉरिटीज वो होते हैं जो 10% से कम होते हैं किसी क्षेत्र में, 10% से कम होते हैं किसी क्षेत्र में। याद हो गए 7 के 7 की? नहीं, अरे फिर याद करा देता हूं। देखो सुनो दोबारा सुनो। पहला डिसेबिलिटीज वाले, विकलांग मान लो आप, ठीक है। दूसरा माइनॉरिटीज मान लो आप, ठीक है। 3 रिजर्वेशन वाले मान लो, OSC ST OBC। अब कौन बचे? महिलाएं और बच्चे 250 ग्राम के। वो हो गए क्लियर कि नहीं हुए भाई? देखो, पहला वुमेन, दूसरा ST, तीसरा ST SC ST OBC, 4 हो गए। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, चिल्ड्रन, पिल्ले, बच्चे, क्या निकला, डिसेबिलिटीज मतलब जो बेचारे दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड है, वो बच्चे, वो व्यक्ति। इन 7 आयोगों के अध्यक्ष NHRC के टेम्परेरी मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्लियर हो गया? अरे जल्दी बताओ यार, सो गए तो बताओ, सो रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, तुम सोते रहो आराम से। या क्लियर हो गया तो आगे चलो? कहा लिख रहा है भाई कोई? ये 4 और 2 7 है। अरे यार वो कैलकुलेशन कर रहा है, मैं 4 और 2 7 बोल गया हूँ, एक जगह गलती से तो करा। 4 और 2 7, आपकी मैथ बहुत कमजोर है, बेइज्जती कर रहा है खुलेआम। अरे वो गलती से मुंह से निकल गया होगा, स्लिप हो गई होगी जवान इधर की उधर, तो रट ली उनने तो। अरे पूरे 7 याद कर ले भाई मेरे। देख, SC ST OBC 3, महिला, बच्चे 5,
हैंडीकैप 6, माइनॉरिटी 7। कॉन्सेप्ट याद कर, रट्टा वेकेशन मत डाले, सीधी बात। चले आगे, बोलो यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? आगे चलूं? ये 7 को साइड में कर दूं? 7 को साइड में कर दूं? आ जाओ, आ जाओ, आप सुनो। अब क्या करना है, अब इधर के बताने हैं, तो इसको इधर कर लो, इनको अब बाद में देखेंगे। अब सुनो, अब देखना दो, अब देखना, एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन सुनो, एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन सुनना। कौन होगा अध्यक्ष? अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड रिटायर्ड या तो चीफ जस्टिस होगा या कोई सामान्य जज होगा। मतलब एनएचआरसी का अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस बनेगा या रिटायर्ड जज बनेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, मतलब मान लो 33 जज है, एक मुख्य न्यायाधीश है, तो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है या रिटायर्ड कोई सामान्य जज भी इसका वो बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। पहला क्लियर हो गया? पहला ठीक है, क्वालिफिकेशन। अब इन 5 की क्वालिफिकेशन देखो, कितनों की? 5 की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पहला कोई भी रिटायर्ड या सर्विंग, सर्विंग मतलब जो काम कर रहा हो, लेकिन रिटायर्ड ही बनते हैं ज्यादातर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज इसका एक मेंबर बनेगा। एक क्वालिफिकेशन ये हो गई। कितने मेंबर है? 5। 5 में एक कौन होगा? रिटायर्ड या सर्विंग, मतलब या रिटायर हो गया या ऑलरेडी जॉब कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई एक, लेकिन ज्यादा रिटायर बनते हैं। यहां तक क्लियर है? दूसरा, एक कौन होगा? रिटायर्ड या सर्विंग, मतलब रिटायर हो चुका हो या सेवा कर रहा हो। कौन? चीफ जस्टिस होगा किसी एक हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का, मतलब उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। क्लियर है? रिटायर्ड या सर्विंग। कितने हो गए? 2 हो गए। अब कितने बचे? कितने बचे? सॉरी, कितने बचे अब ये बताओ मेंबर में? अरे मेंबर में कितने बचे ये बोलो, मेंबर में कितने बचे दादा यार, हो रही होगा। कितने बचे? 3 बचे। अब इधर देखो, इधर देखो, 3 दिखा रहा हूं एक ही बात में। ये 3 बंदे ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन राइट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। मतलब 3 बंदे ऐसे होंगे जिनको मानवाधिकारों का विशेष अनुभव हो। लेकिन लेकिन इन 3 में से कम एक पीस नहीं, 3 में से एक महिला होनी चाहिए। समझ में आ गया? 3 ऐसे होंगे जिसमें से जिनको ह्यूमन राइट का प्रैक्टिकल अनुभव हो, लेकिन 3 में से कम एक कौन होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। क्लियर हो गया? 3 में से एक महिला होनी चाहिए। महिला मतलब फीमेल होनी चाहिए। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बता दो, हो मत। अब बताओ, याद हो गया कि नहीं हुआ? याद हो गया कि नहीं हुआ? एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, 7 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। 7 टेम्परेरी मेंबर कौन कौन है? पहला देखो, SC ST OBC, 3 हो गए। चौथा माइनॉरिटीज, 5वां महिलाएं, 6वां बच्चे और 7वां विकलांग। आयोग के अध्यक्षों के मेंबर, अध्यक्ष जो होंगे इसके टेम्परेरी मेंबर बन जाएंगे एनएचआरसी के। 7 हो गए ये। अब देखो 5 मेंबर कौन होंगे? एक होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या सर्विंग जज, दूसरा होगा सुप्रीम हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सर्विंग चीफ जस्टिस, और बाकी 3 होंगे HR, ह्यूमन राइट का प्रैक्टिकल अनुभव रखने वाले व्यक्ति। इन 3 में से एक महिला होगी कम से कम, ठीक है। और इसका एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन बनेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या रिटायर्ड जज हो। बोलो, जल्दी बोलो। पल्ले पड़ गया इतने का आपको? चले आगे, चले आगे, 1 मिनट रुकना।
तो आगे चले। भाई सो गए तुम? बताओ सो गए कि जग रहे हो, जल्दी बोलो। अच्छा सो गई इसीलिए लिख लो यस सर। चलो सो लो फिर, सो लो सो लो सो लो। डिस्टर्ब क्या करूं फिर आपको, सो रहे हो तो। यहां तक मिटा दूं इतना? अब सुनो, अब इसको मिटा देते हैं। लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी। पूरे प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगा, आप चिंता मत करना। बैठ जा। मिटा दूं क्या यार, मिट गया, अब क्या होगा, मिटेगा। चलो आया इधर। देखो अब सुनो। इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनकी सुनना अब कहानी। इनको अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति अंकल करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति अंकल करेंगे। पहला पॉइंट। नेक्स्ट, आगे सुनो। प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेंगे वो किसी की एडवाइस पे करेंगे, एडवाइस पे करेंगे। राष्ट्रपति जो अपॉइंट करेंगे वो किसी की एडवाइस पे करेंगे। एक सिलेक्शन कमिटी होती है, एक चयन करने वाली समिति होती है। ये सिलेक्शन कमिटी बनाई बताएगी कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष बनेगा और कौन मेंबर बनेगा। अब इस सिलेक्शन कमिटी में इतने मेंबर होते हैं, इतने 6 हैं। 6 ज्यादा होगी क्या? ये 6 ही तो है भाई। इस सिलेक्शन कमिटी में 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये 6 मेंबर बताएंगे राष्ट्रपति की कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, अब बता। अब सुनो, पहला कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे इसमें। दूसरा होम मिनिस्टर होंगे इसमें। तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। तीसरा, चौथा मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है। दूसरा दूसरा लोकसभा स्पीकर होंगे इसमें, लोकसभा अध्यक्ष होंगे। तीसरा, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन होंगे इसके अंदर, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन। मतलब ये 6 आदमी बताएंगे कि कौन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मेंबर बनेगा। अब देखो याद ये भी करा देता हूं 6 कौन है। 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दूसरा लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, मतलब आज कांग्रेस विपक्ष में तो कांग्रेस के नेता। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर। लोकसभा के तो स्पीकर होंगे, राज्यसभा के कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो खुद भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसलिए इसमें चेयरमैन को मेंबर नहीं बनाया। किसको बनाया है? वाइस चेयरमैन को बनाया है। वाइस चेयरमैन को बनाया है। जी कौन है जी? विश्वजीत चौहान। क्या लिख रहा है कि सर एनएचआरसी का काम क्या है? तो मेरे भाई एक बात बताइए, पहले यार पूरा स्ट्रक्चर समझाऊं कि तेरे को पहले काम बताऊं? है शादी हुई नहीं है, वो पूछ रहा है शादी की पत्नी, शादी हुई नहीं है लड़की से पहले पूछ रहा है शादी के बाद हम क्या करेंगे। अबे पहले चला शादी तो कर ले, पहले स्ट्रक्चर तो समझ ले मेरे भाई, फिर फंक्शन भी समझा दूंगा यार। चले आगे। ये बहुत आगे भागते रहते बच्चे। एक पूछ रहा है इसमें कि सर एनएचआरसी का काम बताना। अबे पहले एनएचआरसी तो समझ ले यार। इसमें तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, इनको ज्यादा जो इसे लग रहा है सिलेबस मेरे अच्छा सा मतलब कहीं और पढ़ा रखा है, इसका नंबर ले लो और मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, इसके बाद पढ़ाई भूल जाएगा ये अपने आप ही। चले आगे। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, इनको अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, किसकी एडवाइस पर? एक सिलेक्शन कमेटी की एडवाइस पर। सिलेक्शन कमेटी में कितने बंदे होते हैं? 6 होते हैं। 6 में एक पीएम और होम मिनिस्टर। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। पांचवा, लोकसभा स्पीकर। और छठवां, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष कोई पूछे क्यों नहीं, तो क्या बोलना? अध्यक्ष इसलिए नहीं क्योंकि खुद वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे अब सुनो। अब इसको फिर मिटा देते हैं समझाने के लिए आगे। मैं लिखवा दूंगा ये पूरा स्ट्रक्चर, डोंट वरी, आप परेशान ना होइएगा। अब आ जाओ। अब इनका जो इतने जो है इतने, इन सबका जो टेन्योर होता है वो 3 साल होता है या 70 साल की उम्र तक होता है। या तो ये अपने पद से 3 साल काम करेंगे या 70 साल की उम्र तक करेंगे। तुम कहोगे 70 साल का करेंगे भाई?
65 साल करे, अबे सुप्रीम कोर्ट का जज तो रिटायर ही होता है 65 में, इसीलिए इसमें 70 साल का फंडा रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, इनकी सर्विस कंडीशन, इनके वेतन भत्ते या सेवा शर्तें केंद्र सरकार डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको कितनी सैलरी मिलेगी, इनकी कितनी वेतन मिलेगी, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इनको हटाएगा कौन, मतलब इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, मतलब अगर ये गलत काम करते हैं तो इनको हटाया कैसे जाता है। तो इसमें सामान्य सीधी सी एक ही बात होती है कि कौन हटाते हैं, आगे ये रहा, राष्ट्रपति हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर। मतलब अगर ये गलत काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और राष्ट्रपति हटाएंगे इसका। बताइए, एनएचआरसी के स्ट्रक्चर में कोई डाउट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के स्ट्रक्चर में कोई डाउट है, बोलो। अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं इसको लिखवा दूं, आपको डिक्टेट करा दूं। अचल भैया, ये स्क्रीन थोड़ी छुटकी कर दो, जरा छुटकी साइज में कर दो। चले भैया, लिखवाएं आपको, चलो बच्चा लोग लिखवाएं तो लिखिए, फिर लिखिए, ऊपर हेडिंग डालो कि हम लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। अरे डालो मत, डालो या एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए इसमें लिखें, द एनएचआरसी, द एनएचआरसी is a statutory body, is a statutory body and not a constitutional body, and not a constitutional body. एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय होता है, एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय होता है, न कि संवैधानिक निकाय, न कि संवैधानिक निकाय। It was established, it was established in 1993, in 1993 under a law by the parliament, under a law by the parliament. इसकी स्थापना 1993 में, इसकी स्थापना 1993 में संसद के एक कानून द्वारा, संसद के एक कानून द्वारा की गई थी, कानून द्वारा की गई थी। नेमली, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। 1993, और इस कानून का नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कृपा करके पैरा चेंज कर लीजिए। द कमीशन इज द वॉचडॉग, द कमीशन इज द वॉचडॉग, वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री। यह आयोग भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य करता है, एक संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य करता है।
कार्य करता है। पैराचेन। द कमीशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी। द कमीशन इज ए मल्टी मेंबर body consisting of a chairperson, and 5 members. आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब लिखें इसमें। अब इसमें लिखें, द चेयरपर्सन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चेयरपर्सन कल जो टेस्ट सीरीज में जितने बच्चों ने टेस्ट दिया था उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो है टीना सनोदिया, दूसरे नंबर पर है याक्सी, और तीसरे नंबर पर है मोहित सिंह, और हाँ नहीं, पहले नंबर पर है टीना सनोदिया, दूसरे नंबर पर है याक्सी, तीसरे नंबर पे अचल शर्मा आ रहा है। ये भैया का, इनका अचल जी का खुद का नाम है। ये चूंकि चेक कर रहे थे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है टेस्ट में, इसलिए आप इनके नाम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, डोंट वरी। चौथे नंबर पर है मोहित सिंह, और फिर है प्रतीक्षा कुशवाहा, फिर है निशा सरोज, और फिर है अंकुर भाई। और हाँ, आप अगली बार से सुन लीजिए आप लोग सबके सब, जितने भी बच्चे, दिखा तो दो कहाँ है यार इनको एक बार। हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज जितने बच्चों ने ज्वाइन की है, आप सुनो अच्छे से, आराम से, ठीक से। अगले टेस्ट से, ये चूंकि अभी तो हमने 50 क्वेश्चन का टेस्ट अपलोड किया था, वो इसलिए अपलोड किया था ताकि हमें खुद प्रैक्टिकल हो जाए। वो हमने इस बार अपलोड सही से कर लिया सफलतापूर्वक, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, अगले टेस्ट में आपको बता दूं, जो बच्चा टॉप किया करेगा टेस्ट में, उस बच्चे को 1000 रुपीज गिफ्ट मिला करेंगे हर टेस्ट में। टॉप करेगा, मान लो जिसके 100 में से 100 सही है पूरे, या जितने भी टॉप करेगा, मैं सीधी बात है, टॉप करेगा, उसको 1000 रुपए पर टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे ने, मान लो सपोज कीजिए, इधर देखो, ये मान लो सपोज करो, आपने अगला टेस्ट कितनी तारीख को, चल भाई, अरे मतलब जो भी है देख लेना टेस्ट सीरीज में यार। क्या? हाँ, 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 समझ गया। तो एक ही बार देने का रखो ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उसमें हम टाइम की लिमिट रख देंगे ना, अपन टेस्ट की टाइम की लिमिट रख देंगे ना। हाँ, हम एक जुगाड़ बना रहे हैं अभी, अचल भैया ने फंतुल बताया कि बच्चे जो बेईमानी कर सकते हैं, तो वो हम उसका रास्ता निकाल लेंगे, डोंट वरी। मैं तो आपको बता दूं, जो टॉप करेगा उसको 1000
क्या है ये? अब भाई दोबारा बोलूंगा यार मैं यार? अरे यार इतनी कथा पढ़ी, अब दोबारा पढ़ूं ये? अरे भैया मतलब ये है, हम प्लान कर रहे हैं टेस्ट में कि जो टेस्ट सीरीज में बच्चा टॉप करेगा उसको 1,000 रुपए मिला करेंगे। और अगर किसी बच्चे ने अगर लग के ये 5 टेस्टों में टॉप कर लिया, 5 टेस्ट में, तो उसको हर टेस्ट में 1,000 मिलेंगे। लेकिन अगर लगातार 5 टेस्टों में टॉप कर लिया बिना गैप दिए दिए 5 टेस्ट में टॉप कर दिया, तो 1,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 टेस्ट के टॉप करने के 5,000 अलग से मिलेंगे। ये हमारी तरफ से आपको एक मोटिवेशन है, ताकि आप अच्छे से मेहनत करें और रिजल्ट लेके आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप में से एक रिजल्ट निकालना है। समझ में आ गया? मैंने और कुछ नहीं कहा था, जो स्क्रीन गायब हो गई थी इतना ही कहा था। अब चलो नोट्स बना लो चुपचाप शांति से। चलो आ जाओ। क्या लिखा है इन्होंने बता देना यार। क्या तक लिख लिया यार, तो भूल गया। पीसीएस के बैच के बच्चा पूछ रहे हैं कि जो पीसीएस का जो प्रीलिम्स वाला बैच है, आईएएस वाला, उस बैच के आज शुरू होने की संभावना थी क्या? वो थी क्या, है ही मतलब लगभग लगभग, है ना? लेकिन वो कल से हो जाएगा प्लानिंग के साथ में। आज तक का हम थोड़ा मैं टाइम दीजिए, उसमें उसका जो लोगो है हम अपडेट कर देंगे उसको आज, क्योंकि पूरी प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आज का हमें समय दीजिए। और दूसरी बात, 4 बजे मैं एप्लीकेशन पर लाइव आऊंगा, और जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कौन सा बैच कब शुरू होगा, क्या होगा, उस लाइव में मैं आपके सबका आंसर दूंगा। और एप्लीकेशन के 5 लाख बच्चे जितने भी हैं, मतलब एप्लीकेशन जितने 5 लाख बच्चों ने ज्वाइन कर रखी है, मतलब इन्होंने डाउनलोड कर रखी है, उन सब पर लाइव आऊंगा। एक बार 4 बजे करेक्ट आऊंगा आपके सामने, आपके ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अगर कहीं किसी को डाउट होगा तो इसी में लिखना, द चेयरपर्सन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The chairperson should be a retired Chief Justice of India और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एनएचआरसी का अध्यक्ष, एनएचआरसी का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत, सेवानिवृत्त एवं कार्यरत, नहीं सेवानिवृत्त लिखना, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, कार्यरत नहीं लिखना, काट देना कार्यरत, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होंगे। एंड मतलब जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड कोई दूसरे जज। ठीक है, अगला इसी में लिखना, इसी में। एंड मेंबर्स शुड बी ए सर्विंग, एंड मेंबर्स शुड बी ए सर्विंग, मेंबर्स शुड बी ए सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आयोग के एक सदस्य, एक सदस्य, सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने 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 नहीं, जिन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और कार्यरत न्यायाधीश हों, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और कार्यरत न्यायाधीश हों। इसी में, इसी में, इसी में कॉमा, ए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ए सर्विंग ऑफ और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हों, सेवानिवृत्त और कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हों। ठीक है, 3 हो गए, एक अध्यक्ष हो गए, 2 सदस्य हो गए। अब पैरा चेंज करो। एंड 3 persons, एंड 3 person having knowledge with respect to human rights, having knowledge with respect to human rights। और 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो। व्यक्ति ऐसे होंगे
जिन्हें मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो। अब कोई ये बता दे इन तीन में से कितनी महिलाएं होंगी? कितनी महिलाएं होंगी? जल्दी बताना, देख चलूं। एक, मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम की मैक्सिमम कितनी? मिनिमम की मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होंगी या कम से कम एक होंगी? कम से कम होती हैं, मतलब एक तो लेनी ही पड़ेंगी, बाकी तीनों चाहो तो महिलाएं हो सकती हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो रखनी ही पड़ेंगी आपको। चले आगे। इसी में लिखना, इसी में लिखना ब्रैकेट में, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी ए वुमेन। एटलीस्ट वन शुड बी ए वुमेन। और इन तीन में से कम एक महिला होना अनिवार्य है। और इन तीन में से कम एक महिला होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। पैरा चेंज कर को, पैरा चेंज कर दे। इन एडिशन टू दीज फुल टाइम मेंबर्स, इन एडिशन टू दीज फुल टाइम मेंबर्स, इन उपरोक्त पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त, इन उपरोक्त पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त द कमीशन ऑल्सो हैज द कमीशन ऑल्सो हैज 7 ex officio members, 7 ex officio members। इन उपरोक्त पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में सात अन्य पदेन सदस्य भी होंगे। अन्य पदेन सदस्य भी होंगे। दीज आर, जो इस प्रकार हैं। अब वो सातों के नाम लिखिएगा, सातों के नाम, सातों के नाम बोलो, सातों के नाम। अच्छा चलो एक काम करता हूं, मैं सात में से 6 नाम लिखवाऊंगा, एक गायब करूंगा, तुम बता देना वो एक कौन सा है। 7 में से 6 लिखवाऊंगा, एक गायब करूंगा, एक बता देना कौन सा है। पहला चेयरपर्सन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। दूसरा, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। अगला अगला चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, ठीक है। अगला चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अगला चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन और माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अगला चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, राष्ट्रीय दिव्यांगों के लिए बने आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांगों के लिए बने आयोग के अध्यक्ष। अब बताओ सातवां कौन सा गायब है इसमें से? चिल्ड्रन वाला लिखो, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। यहां पर चाइल्ड राइट को चाइल्ड राइट ही लिखना, कोई पिल्ला राइट या बच्चों का अधिकार को पिल्ला के अधिकार मत रखना, कहीं पता चले मेरी लोकल लैंग्वेज को आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने लग जाओ, ऐसा मत करना। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यार पानी पी लूं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए अब पैरा चेंज कर लो, थोड़ा सा कर लो, ज्यादा मत करनी, कॉपी भर जाएगी जल्दी। आ जाओ। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। The chairpersons and members are appointed by the president. The chairperson and members are appointed by the president. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्टी मेंबर कमिटी। और राष्ट्रपति एक बहुसदस्यीय समिति की सिफारिश पर ऐसा करते हैं, और राष्ट्रपति बहुसदस्यीय समिति की सिफारिश पर ऐसा करते हैं। ये बताओ इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, जल्दी बताना। इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? इधर मैं पढ़ा रहा हूं, इधर चल भाई गाना सुनने, मेरा पहला पहला प्यार है तू। अब बताओ, ऐसे जब 7 मेंबर कौन बता रहा है भाई, इसमें ये 6 मेंबर होते हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि इस कमेटी में इतने मेंबर होते हैं, वो गाना सुनने हैं, मेरा पहला पहला प्यार है तू। अब बताओ, मन भटका रहे हैं मेरा, अब पढ़ा लेते मेरे भाई यार। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं? 6 होते हैं, लिखो वो 6। 6 के नाम: प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ब्रैकेट में लिखना, प्रधानमंत्री, कॉमा, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, तीसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता। अगला लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है। अगला लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है। अब पैरा चेंज करके द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स hold office for a term of 3 years, or until they attain the age of 70 years, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है, कॉमा, विच एवर इज अर्लियर, कॉमा, जो भी पहले हो। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट,
दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। दे आर एलिजिबल, ये कौन है? काजल अग्रवाल। ये सर सिलो बोलो, लिखो सिलो, लिख लो, सिलो लिख लो। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इतना स्लो सही है या और स्लो हो जाऊं? चले आगे, और स्लो हो जाऊं या इतना स्लो सही है? बहुत बेचारी जिसने कहा था स्लो आई नहीं रही जवाब देने। चलो आगे लिख लो अब। ये नहीं है मतलब मुझे स्लो करने के चक्कर में वो खुद को धीमा करना चाहती हैं, ये नहीं खुद तेज कर लें। आ जाओ, ठीक है, इसी में लिखना। द सैलरी कॉमा अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस, the salary, comma allowances and other service conditions of chairman and member of NHRC, of chairman and member of NHRC are determined by the central government। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, इसी में द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द प्रेसिडेंट ऑल्सो रिमूव द chairman and other members, chairman and others members on the ground of proved misbehavior, proved misbehavior and incapacity। भारत के राष्ट्रपति एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को, एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार और असक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, हाउएवर, हालांकि द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर, द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर, has to refer the matter to the Supreme Court, for an inquiry। लेकिन इस संबंध में राष्ट्रपति जांच करने के लिए मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजेंगे।
अब देखो, एनएचआरसी के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटाएंगे। किस बेस पर? दो बेस है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब है साबित कदाचार, मतलब उन पर कोई ऐसा बिहेवियर साबित हो गया जिससे लगता है कि एनएचआरसी के मेंबर काम करने योग्य नहीं है। या इनकैपेसिटी मतलब असक्षमता, मतलब एनएचआरसी के अध्यक्ष कुर्सी पे आए और बैठ ही नहीं पाए, गिर पड़े, तो इसका मतलब वो असक्षम थे। यह साबित कदाचार का मतलब है, कदाचार का मतलब है काम करने लायक नहीं थे, उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे ये प्रूव हो गया कि वो मिसबिहेव किए हैं। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए राष्ट्रपति से जांच करने के लिए भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा हटा दो तो हटा दो, नहीं हटाओ तो मत हटाओ। समझ में आ गया आपको यहां तक? बताइए, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? एनएचआरसी का कंपोजिशन या स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब आप डालें एसएचआरसी का, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग फंक्शन नहीं कराई मैंने एनएचआरसी की, अभी कराऊंगा, पहले मैं दोनों को बराबर बराबर तो ले आऊं। ठीक है, अब डालू राज्य मानवाधिकार आयोग। अच्छा भाई, कमेंट बंद है, चले हैं? आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके इलाकों में अभी सर्दी पड़ रही है? मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके इलाकों में गर्मियां पड़ रही हैं? हो सकता है भारत का कोई तटीय क्षेत्र का इलाका हो, कोस्टल एरिया का इलाका हो, बेचारा मैं यहाँ क्या कहते हैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, वो बेचारा बिना उसके बैठे बैठा हो, मतलब बिना उसके इन द सेंस मतलब कपड़ों में तो बैठा हो लेकिन जैकेट वैकेट ना पहने हो। ऐसा कोई है क्या भारत में? ऐसा कोई है जो गर्म स्थान पर रहता है अभी? आसनसोल, अच्छा। और कौन है? मेरे कहाँ से भाई है? जगह का नाम लिखो ना, ऐसे ही तो पता नहीं चल रहा। सिरड़ी, यूपी सर्दी, ये यूपी, गुजरात में तो गर्मी पड़ी रही होगी, राजस्थान में तो हाँ इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, कर्नाटका, कर्नाटका में कोस्टल एरिया तो वहां तो गर्मी पड़ती है ज्यादातर यार। चलो अच्छी बात है, आप पढ़ लो, अब ठंडक मिल गई, मतलब कलेजे को आपको ठंडक मिल गई, आप पढ़ लो। ठीक है, आ जाओ। चलिए, बैठो। है, लो, एक हाथ को फोन कर दो, मेरा फोन देना। लो, किसी बच्चे को फोन करने के लिए बोला, अचल जी ने कहा था कि एक हाथ को कर लो, लाओ। गर्मी सर, हालत खराब है, ठंडी से 10-10 कपड़े पहनते हैं? जी ऐसा गाना काहे लगा लेते, डांस करने का मन करता है फिर। हाँ जी भैया बताइए। अरे आवाज कहाँ से आएगी यार इसमें से? हाँ जी भैया, अच्छा वो मैडम जी बताइए, गुड आफ्टरनून, बताइए। कल टेस्ट आपने दिया था? आपने एंशियंट मिडिवल पढ़ा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप शुरुआत में तो ऐसा ही होगा ना, धीरे धीरे 2 4 5 टेस्ट और निकल जाने दो फिर गलत करते करते सही हो जाएंगे, देखना क्वेश्चन। तो कभी पढ़ा नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। अभी मैं कह तो रहा हूँ मैडम जी, देखो ऐसा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, होता क्या है, अभी जब तक अपन के टॉपिक करीब करीब आधे नहीं होंगे ना, तब तक ये दिक्कत आएगी, थोड़े से टॉपिक खत्म होने दो। ठीक है, अभी हमने टेस्ट तो कम से कम इसलिए दिला दिया कि आपको एक आइडिया है, हो जाए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमें पता तो चल रहा है कि हम अभी कितने गहरे पानी में हैं। आज जैसे कल के टेस्ट में मान लो तुम्हारे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन है, 100 में से मान लो अगर तुम्हारे 20 सही हैं, तो कल को जब 2 महीने बाद देखोगे तो तुम्हें खुद अंदाजा होगा कि 100 में से 60 सही है मेरे। इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अब शुरुआत में तो देखो कोई भी नहीं जानता ना इतना,
थोड़ा टाइम तो लगेगा आप पास है। अरे पढ़ता तो चल रहा था ना। हम आपको सही सही बताएं, आपको कम से कम आपको कल ये तो पता चल रहा था कि टेस्ट था। जब हमने पढ़ाई शुरू करी थी ना आईएएस की, तो हमारे पापा ने आईएएस की तैयारी शुरू होने के 15 दिन बाद हमसे पूछा था तैयारी कैसी चल रही है। हमने कहा बहुत बढ़िया चल रही है। पिताजी ने फिर हमसे पूछा ये बताओ राष्ट्रपति कैसे बनते हैं। मैंने कहा राष्ट्रपति के पेपर होते हैं, महीने में साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि राष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा सा मैडम जी आप पेशेंस रखें। नहीं पढ़ो एनसीईआरटी, आप रुक तो जाओ, अब थोड़ा पेशेंस रखो आप पहले। अभी आपको देखो क्लास ठीक से शुरू हुए अभी करीब करीब 1 महीना हुआ है। 1 महीने में तुम लोगों को इतना समझ में आने लग गया, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो मैं तभी तभी तो कह रहा हूँ थोड़ा सा रुको। कल से हिस्ट्री की फैकल्टी जो है ना, बच्चों की कुछ शिकायतें थी कि हिस्ट्री वाले फैकल्टी जो है वो थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपकी प्रॉब्लम कल से सॉल्व हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, आप पेशेंस रखो थोड़ा, है ना? ठीक ठीक। चलिए अब आ जाओ SHRC पे, शुरू करें। देखिए, अब HHRC नाम की जो बॉडी है, उसमें गौर से सुनना इधर। SHRC नाम की जो बॉडी है, उसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 मेंबर होते हैं, बस 2 ही होते हैं। जो अध्यक्ष होता है आयोग का, वो हाई कोर्ट का, जो अध्यक्ष होता है आयोग का, वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का था ये, ठीक है। और जो 2 मेंबर होते हैं, उनमें 2 की क्वालिफिकेशन ये रही। एक बंदा होगा वो सर्विंग सर्विंग यानी रिसर्विंग काम कर रहा, रिटायर्ड या सेवानिवृत्त। हाई कोर्ट का कोई एक जज होगा, ठीक है। और तीसरा तीसरा एक बंदा डिस्ट्रिक्ट जज का रिटायर होगा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ऐसा जज जिसने 7 साल जो जज की कुर्सी पर रहा हो। मतलब हाई को इसमें NSHRC में कितने बंदे होंगे? 3 बंदे होंगे। एक अध्यक्ष होगा और 2 मेंबर होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस। और 2 मेंबर में एक होगा हाई कोर्ट का जज। ये चीफ जस्टिस था, ये जज है केवल। जज या तो रिटायर्ड या सर्विंग, ठीक है। और एक होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय से कानपुर, बस्ती न्यायालय, मुरादाबाद न्यायालय। और जो कम से कम 7 साल जज की कुर्सी पर रहा हो, ऐसा बंदा होगा इसमें, ठीक है। अब सुनो, अब गौर से सुनना। इनको अपॉइंट कौन करेगा, कहां लिखूं? आ जाओ, चलो। इनको ये 3 जो है, इनको अपॉइंट जो करेंगे करेंगे वो गवर्नर करेंगे, राज्यपाल। और राज्यपाल एक कमिटी की सिफारिश पर करेंगे। उस कमिटी में इतने मेंबर होंगे। पहला चीफ मिनिस्टर, दूसरा होम मिनिस्टर, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता। और चौथा क्या कहते हैं, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष। यानी ये 4 बंदे इसमें मेंबर होंगे। 4 बंदे, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद होती है, किसी राज्य में विधान परिषद होती है, तो उसमें यहां पर 2 फिर और लिख लेंगे अपन। किसी राज्य में अगर होती है तो 2 और लिख लेंगे। विद लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष, अध्यक्ष और लेजिस्लेटिव काउंसिल में विपक्ष के नेता। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, भारत में 5-6 राज्यों में ही है। ये आगे आएगा तब बताऊंगा। तो इसमें मेंबर जो होंगे वो कम से कम इतने होंगे और ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं, ठीक है। और राज्यपाल अपॉइंट करेंगे इनकी सिफारिश पर। योग्यता ये रही। अब इनका कार्यकाल क्या होगा? इनका कार्यकाल 7 साल या क्या लिख रहा हूं, 70 साल या 3 साल। ये 3 साल है, 70 साल की उम्र तक या 3 साल तक। और इनकी सर्विस कंडीशन वगैरह जो है वो सरकार डिसाइड करेगी। पॉइंट समझ में आ गया? सेम टू सेम वही है, सेंट्रल जैसा कॉन्सेप्ट है।
बस वहां की पैरेलल बॉडी इधर आपको कन्वर्ट करनी है। अब डालें पैरा चेंज करके, पैरा चेंज करके, पैरा चेंज। द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, SHRC, SHRC, SHRC is a multi-member body, is a multi-member body consisting of a chairman, consisting of a chairman and two members, and two members। SHRC में एक अध्यक्ष, अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, और दो सदस्य होते हैं, होते हैं। The chairperson should be a retired chief justice, retired chief justice of a high court। आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। द चेयरपर्सन शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एंड ए मेंबर्स, ए पहला मेंबर, एंड ए मेंबर्स, members should be a serving, should be a serving, serving or retired judge of high court, or retired judge of high court, जज ऑफ हाई कोर्ट। और आयोग के अध्यक्ष, आयोग के एक सदस्य, और आयोग के एक सदस्य उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और कार्यरत, सेवानिवृत्त और कार्यरत, सेवानिवृत्त और कार्यरत एक न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। एंड ए मेंबर, एक 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 दूसरा कौन होगा? ए मेंबर शुड बी डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ, डिस्ट्रिक्ट जज, जज with a minimum, with a minimum 7-year experience। जबकि एक सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें कम से कम 7 साल, 7 साल जिला न्यायाधीश के रूप में अनुभव रहा हो, जिला न्यायाधीश के रूप में अनुभव रहा हो। ठीक है, ठीक है। अब एक लाइन सुन लो, अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, पहले मिटा दूं बाकी चीजें। देखो, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, और अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन ये रही, एक मेंबर की क्वालिफिकेशन ये रही, एक मेंबर की क्वालिफिकेशन ये रही। लेकिन अभी 2019 में, 2019 में भारत सरकार ने इस NHRC के कानून में चेंज किया, जो 1993 का कानून था, उसमें लिख दिया
कि अब ऐसा भी हो सकता है कि ये, अब देखना, अब ऐसा भी हो सकता है कि, एक मिनट, कि एक बंदा इन दोनों में से हो, एक बंदा इन दोनों में से हो, मतलब या तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 7 साल से ज्यादा का जज इसका मेंबर बने, एक, ये एक हो गया। तो दूसरा फिर कौन होगा? तो दूसरा बंदा ऐसा होगा जिसे ह्यूमन राइट का नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो। यानी कि अब ये परिवर्तन हो चुका है इसमें, यानी कि अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? जबकि पहले क्या था, एक ये था और एक ये था, अब इन दोनों में से एक होगा और दूसरा ये होगा। चलें आगे, अब मैं इसी को यहीं पे लिखवा दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसी में लिखना, इसी में लिखना, ए मेंबर, नहीं 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 ऐसे नहीं, आप ऐसे लिखें, मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। मार्कर कहां गया अभी? आप लिखना अपडेट इन 2019। ठीक है, अब करना क्या, ऐसे लिखना SHRC। ठीक है, SHRC में लिखना 1 चेयरमैन 2 मेंबर। ठीक है यहां तक? अब 2 मेंबर में हो गई दो, दो मेंबर 1 और फिर मेंबर 2। ठीक है, अब ऐसे करना, ये देखो, इधर आ भाई, इसे लिखना रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें लिखना दो कंडीशन, दो, नहीं ऐसे नहीं, तुम कंफ्यूज जाओगे यार, दो, इसमें लिखना ऐसे, हाई कोर्ट का रिटायर्ड और सर्विंग एक जज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज 7 साल एक्सपीरियंस। ठीक है, और बीच में लिख देना ये OR, या, ठीक है, या हिंदी में लिख देना अथवा। नेक्स्ट, और इधर लिख देना यहां पर, यहां पर ह्यूमन राइट एक्सपीरियंस। अब बताओ, क्लियर हो गया आपको? ये ऐसे उतार लो आप, अब ऐसे आपको डाउट खत्म हो जाएगा, बाद में उतार लोगे। ये सुनो, कमेंट बताना, चलो भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इनसे बता दो, ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? साफ साफ क्लियर है। चलो आ जाओ, अब लिखो, अब उतार लो इसको, मैं मिटा नहीं रहा, यहीं कहीं उतार लेना आप अपने, जब टाइम आपको फुर्सत मिले तो। अब पैरा चेंज कर लो। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए मल्टी मेंबर कमिटी, ए मल्टी मेंबर कमिटी। और इसके लिए राज्यपाल को, और इसके लिए राज्यपाल को एक बहुसदस्यीय समिति सिफारिश करती है, एक बहुसदस्यीय समिति सिफारिश करती है, सिफारिश करती है। ठीक है, कंसिस्टिंग फॉलोइंग मेंबर, जिसमें निम्न सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। पहला, पहला चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। दूसरा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में विपक्ष के नेता।
विधानसभा में विपक्ष के नेता। चौथा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष। पैरा चेंज कर लेना यहीं पर। इन द केस ऑफ स्टेट, इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे राज्य जहां विधान परिषद मौजूद है, ऐसे राज्य जहां विधान परिषद मौजूद है, इसी में लिखना, द असेंबली, द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, the chairman of legislative council and the leader of opposition in the council, and the leader of opposition in the council would also be the member of committee, would also be the member of committee। जहां विधान परिषद मौजूद है वहां विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी इसके सदस्य हो सकेंगे। विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इसके सदस्य हो सकेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पैरा चेंज, अब पैरा चेंज। द चेयरपर्सन एंड मेंबर, द चेयरपर्सन एंड मेंबर hold office for a term of 3 years, hold office for a term of 3 years। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है, की आयु तक होता है, कॉमा विच एवर इज अर्लियर, कॉमा जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, होते हैं। एंड द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन एंड मेंबर। ध्यान रखना, राज्यपाल नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। राज्यपाल अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास ही है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। किस आधार पर हटाएंगे तो लिखना, ऑन ब्रैकेट में लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, on the basis of proved misbehavior and incapacity, साबित कदाचार और असक्षमता के आधार पर, साबित कदाचार और असक्षमता के आधार पर। अब लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। द सैलरी एंड अलाउंसेस, द सैलरी एंड अलाउंसेस and other service conditions, and other service conditions are determined
are determined by the state government आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है बच्चा लोगों, ये मैंने एसएचआरसी और एनएचआरसी का कंपैरिजन करा दिया। कल की क्लास में एनएचआरसी और एसएचआरसी के फंक्शंस लिखवाऊंगा और अदर कंपोनेंट करवाऊंगा। कल ये एनएचआरसी और एसएचआरसी कंप्लीट हो जाएगा। आज इसका पार्ट 1 हो गया, कल पार्ट 2 हो जाएगा। अब इसको वो वाला कंपैरिजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपन कि एनएचआरसी और एनएचआरसी में जो अपन ने अभी देखा वो माइंड में घुसेला कि नहीं घुसेला। अगर घुसेगा तो ठीक है, नहीं घुसेगा तो उसको फिर दोबारा समझने का अपन को ना। आ जाओ। अब देखो बच्चा लोगों, यहाँ पर सारी स्टैच्यूटरी बॉडी दे रखी है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे रखी है। सीआईसी, एसआईसी, एनएचआरसी और एसएचआरसी और सीवीसी। अपन ने अभी इधर की और इधर की दो तो पढ़े ली नहीं है अभी, तो अपन अभी इन दो जो बीच में पढ़े ली हैं केवल उन्हीं का कंपेरिजन करे लेंगे। अब आ जाओ, किस कानून से बनी है ये एनएचआरसी एसएचआरसी? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, बड़ा कर दूं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से बनी है दोनों। आ जाओ, पर्पज क्या है? वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट। ये केंद्र में मानवाधिकारों पर नजर रखता है और ये राज्य में मानवाधिकारों पर नजर रखता है। चल बैठ। इसमें एक चेयरमैन, 5 मेंबर और 7 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। इसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं। इसमें टेम्परेरी वाला फंडा नहीं होने का। इसके मेंबर को अपॉइंट कौन करेला है? राष्ट्रपति। इसके को कौन करेला है? गवर्नर। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा। इसको कौन करता है? मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, है ना, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर विधान परिषद होगी तो विपक्ष के नेता और उसके सभापति जोड़ लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। इसकी सैलरी एंड अलाउंसेस कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके कौन बताती है? स्टेट गवर्नमेंट। इसकी सर्विस कंडीशन कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। इनका टेन्योर क्या है? 3 साल या 70 साल। इसका भी क्या है? 3 साल या 70 साल। ठीक है, इनको कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर। इनको भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर। ठीक है, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दोनों, है ना। फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब रिटायर के बाद कहीं और नौकरी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ में आ गया? एसएचआरसी और एनएचआरसी का कंपोजिशन यानी स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब अपन कल की क्लास में इसके फंक्शंस देखेंगे और ये पढ़ेंगे कि अब तक एनएचआरसी और एसएचआरसी ने, मेनली एनएचआरसी ने क्या क्या काम किए हैं जिससे भारत को फायदा हुआ है। तो अपन अब मिलते हैं कल की कक्षा में। ठीक है, बाकी मैं भी 4 बजे लाइव आऊंगा सारे एप्लीकेशन पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबसे बात करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपन, तब तक के लिए आप सबको आई लव यू।